हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी की स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2, हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक, सॉरी पार्ट 3 पढ़ेंगे हम, ठीक है, इस चैप्टर में, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। पहले ही 2 चैप्टर हैं, वो 2 पार्ट है इस चैप्टर के, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बदलता हुआ देहात, यानी कि बदलता हुआ देहात मतलब गांव में परिवर्तन। तो सबसे पहले अगर हम राजा की जो छवि देखना चाहते हैं जनता के बीच में, वो राजा की छवि जो है वो कैसी है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं राजा की छवि, यानी कि जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है या राजा कैसा है, ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो पहले हमें बिना जनता को बताए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी ही एक कहानी है जो कि गणतेंदु जातक नाम की एक कहानी है, में वर्णन किया गया है। एक गणतेंदु जो नाम कहानी है, ठीक है, उसमें वर्णन किया गया है एक कहानी का, ठीक है। तो वो एक कहानी जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक कुटिल राजा जो है, राजा की प्रजा कैसे दुखी हो रहती है ना, मतलब जो राजा है उसकी प्रजा जो है वो दुखी रहती है। और लोगों में जो बाकी के लोग हैं, जानवर या फिर महिलाएं, किसान, पशु, जितने भी हैं, ये सब जो है वो दुखी रहते हैं। जब तो ये जानने के लिए कि जो जनता है वो मेरे बारे में क्या सोचती है, यानी कि राजा कहता है कि जनता जो है वो मेरे बारे में कैसा सोचती है, जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए राजा क्या करता है, अपना भेष बदल के वो जनता के बीच में चला जाता है, ठीक है। तो जब वो जनता के बीच में चला जाता है तो क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं तो वो जो भी राजा के बारे में सोचते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो एक एक करके सबने क्या नाम है, दुखों के लिए राजा को अपना जिम्मेदार ठहरा दिया, यानी कि वो दुखी हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, सिर्फ राजा। उन्होंने क्या नाम है इस तरीके से अपनी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी शिकायत ये थी कि रात में जो है वो डकैत हमला करके उन्हें लूट लेते हैं, और दिन में क्या होता है, कर इकट्ठा कर करके जो वो वाले जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें लूट लेते हैं। तो यानी कि रात में उन्हें डकैत नहीं छोड़ते और दिन में अधिकारी नहीं छोड़ते, वो कर मांगते रहते हैं। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी चक्कर में उन्हें गांव छोड़कर जंगलों की ओर जाना पड़ता है। तो जो राजा और लोग होते हैं, आम लोग, उनके जो बीच के संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि सिर्फ राजा को क्या है, अपने राजकोष को भरने से मतलब है, और जो ग्रामीण जनता है उसे उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। वो खूब खूब जो है वो अपनी मांगे करता है, कर बढ़ा देता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो जनता होती है उसे परेशान होकर, जब वो कर अदा नहीं कर सकती, तो दुखी होकर, परेशान होकर वो क्या करना पड़ता है, उन्हें जंगलों की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इन सब के बीच जो है करों को जो लगातार मांग थी कर की, वो बढ़ती जा रही थी। तो इन सबको पूरा करने के लिए क्या हुआ, उपज बढ़ाने के जो थे नए नए तरीके जो ढूंढेगा। अब आपको जनता के बीच में राजा की छवि पता चली गई होगी कि राजा की छवि कैसी थी। राजा की छवि जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लोगों को क्योंकि कर की वजह से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, इस वजह से। तो अब उपज बढ़ाने के उन्होंने तरीके ढूंढे। तो वो उपज बढ़ाने के तरीके थे क्या, तो उनके जो उपज बढ़ाने के तरीके थे वो ये थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हल का प्रचलन गंगा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में हो गया, यानी कि हल का प्रचलन हो गया, हल का प्रयोग किया जाने लग गया, ठीक है। और क्या था, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भारी बारिश होती थी वहाँ किसान लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करते थे। हल होता था, कैसा होता था, इस तरीके से एक हल होता था। एक मिनट, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये उसका वो होता था, पकड़ने वाला डंडा, और हल होता था इस तरीके से ये ऐसे होता था, ठीक है, मतलब इस तरीके से चौड़ा, और इस तरीके से उसकी नोक होती थी इधर से, इस तरीके से ये हल होता था, ठीक है। तो इससे ये खोदते थे मिट्टी को। तो जो गंगा घाटी वाले मैदान थे वहाँ पर हल का प्रचलन होने लग गया, कावेरी नदी के पास, ठीक है। और जहाँ पर भारी वर्षा होती थी वहाँ किसान क्या करते थे, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करते थे, यानी कि जो उनकी फाल होती थी, ये नुकीली जो नोक है, ये इनकी फाल जो होती थी, ठीक है ना,
ये लोहे की बनाई जाने लगी। पहले ये लकड़ी की होती थी, घिस जाती थी, ये टूट जाती थी। तो अब ये जो क्या नाम है, ये लोहे की बनने लग गई, तो जिससे कि ये नहीं टूटती थी और अच्छे से काम भी किया जा सकता था। तो गंगा घाटी में जो धान की रोपाई थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारी वृद्धि होने लग गई। ठीक है, धान जो था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया और किसान जो है काफ़ी मेहनत करने लग गए। ठीक है, तो मतलब गंगा घाटी के आसपास की जो मिट्टी थी वो भी उपजाऊ थी, और जिससे क्या हो रहा था, वहाँ पर पानी भी बारिश के कारण पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था, परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप ये हो रहा था कि जो धान की रोपाई थी वो ज़्यादा अच्छे से होने लग गई और किसान जो है वो ज़्यादा मेहनत करके अपनी फसलों को उगाने लग गए। किसान उपमहाद्वीप और पूर्वोत्तर के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने कुदाल का प्रयोग किया। ठीक है, जो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले, साफ सीधी बात है, मैं ये समझ ली, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे, ठीक है, एक तरह से यही समझ ली थी, क्योंकि उपमहाद्वीप यानी कि इंडिया का नीचे वाला मैप जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इस तरीके से एक, ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये इस तरह का, ठीक है ना, ये मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्व इधर की तरफ, और उत्तर ऊपर वाला भाग, ठीक है ना, कि और मध्य पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि इसके मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर बीच में, मध्य का मतलब बीच में, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो थे वो कुदाल का प्रयोग करने लग गए। वही मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका आ गया ना, ठीक है, इंडिया के मैप में। तो ये इस तरीके से जो टर्म्स होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो वो जो है कुदाल का प्रयोग करने लग गए। पैदावार में वृद्धि का एक तरीका था कुएं और तालाबों और नहरों से सिंचाई करना। ठीक है, वहाँ पर कुएं, तालाब और नहरें जो थी वो भी खूब थी, जिससे कि वो सिंचाई कर सकते थे। अब ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, तो ग्रामीण समाज में भिन्नता का मतलब, ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो ग्रामीण समाज की भिन्नताएं हम पढ़ेंगे। अनेक कहानियां, विशेषकर बोध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों और छोटे किसान, बड़े किसानों का उल्लेख मिलता है। तो हमें ये जो बातें, ये भिन्नताएं, ये पता चल रही हैं, किससे पता चल रही हैं, ये अनेक कहानियां हैं और बोध कथाएं हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि जो भूमिहीन खेतीहर किसान होते थे, यानी कि ऐसे खेती करने वाले किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, छोटे बड़े किसानों का उल्लेख किया गया है। जिनके पास अपनी भूमि होती थी वो बड़े किसान होते थे, जिनके पास कम भूमि होती थी या फिर अपनी भूमि नहीं होती थी वो छोटे किसान। ठीक है, तो पाली भाषा में जो गृहपति शब्द है, गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। बड़े जमींदारों को जो है, बड़े जमींदार जो होते थे वो गांव के प्रधान और शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, अब इसमें भिन्नताएं तो देखने को मिल रही हैं, तो दोनों किसान ही, पर जो बड़े किसान हैं वो प्रधान हैं और शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो और जो छोटे किसान हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं। ठीक है, तो ये भिन्नताएं हैं। ठीक है, किसान होने के बावजूद भी उनमें भिन्नताएं। ठीक है, तो समाज के प्रधान जो है वो छोटे किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, ग्राम प्रधान का पद जो है वो सामान्यतः वंशानुगत होता था। तो जो ग्राम प्रधान है, यानी कि जो ग्राम प्रधान है उसका पद क्या होगा, वंशानुगत होगा। मतलब कि अब अगर वो प्रधान है तो उसके बाद उसका बेटा बन जाएगा, और जब उसका बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा तो फिर जब उसका बेटा बन जाएगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें ये पद मिलता रहेगा। ठीक है, तो बेलल्लार और बड़े जमींदार, हलवाहा या फिर अल्लर, और ये दास अणिमई, ये भिन्नताएं हैं भूमि स्वामित्व। ये जो है इस आधार पर होता है कि किसके पास ज़्यादा भूमि है और कौन अच्छी प्रौद्योगिकी का यूज़ कर रहा है। तो ये जो डिवीज़न है ये इस आधार पर किया जाता है, यानी ये जो अच्छी भूमि, जिसके पास ज़्यादा भूमि है, जो ज़्यादा अच्छी तकनीक का उपयोग कर रहा है, ठीक है, वो जो है वो बड़ा किसान है, यानी कि अच्छी खासी भूमि हो उसके पास। ठीक है, तो ये भिन्नताएं देखने को मिलती हैं ग्रामीण समाज में। अब हम पढ़ेंगे कि भूमिदान और नए संभ्रांत। ठीक है, संभ्रांत का मतलब वर्ग होता है अमीर वर्ग। ठीक है, संभ्रांत का मतलब अमीर वर्ग। तो ये जो है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ठीक है,
तो अब भूमिदान के विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भूमिदान की प्राचीन परंपराओं का पता अभिलेखों से चलता है। ठीक है, तो हमें जो भूमिदान के बारे में पता चल रहा है ये एक प्राचीन परंपरा है, यानी कि बहुत पहले से ही लोग भूमिदान कर रहे हैं, ये हमें अभिलेखों से पता चलता है। तो अभिलेख जो है पत्थरों पे खुदे हुए होते हैं, और ज़्यादातर जो अभिलेख होते हैं वो ताम्रपत्रों पर खुदे हुए होते हैं। तो ताम्रपत्रों पर जो खुदे हुए अभिलेख होते हैं उन पर लोगों को दिए जाते होंगे, जो लोगों को दिए जाते हैं जो शायद भूमिदान करते होंगे। तो जो ताम्रपत्र वाले जहाँ ताम्रपत्र के जो अभिलेख हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाते थे जो भूमिदान करते हैं। ठीक है, कि तुमने भूमिदान किया और तुम्हें ये अभिलेख मिल गया कि हाँ ये भूमि तुमने दान की है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब भूमिदान सामान्यतः किसको किया जाता था? भूमिदान सामान्यतः धार्मिक संस्थाओं को या ब्राह्मणों को दिए जाते होंगे। ठीक है, भूमि का दान धार्मिक संस्थाओं यानी कि मंदिर मस्जिद या मतलब जो भी करने हों वो धार्मिक संस्था और ब्राह्मण, ठीक है, जो भी उनके ब्राह्मण होते हों उनको वो दिया जाता था भूमिदान। ठीक है, तो लोग अब भूमिदान जो थे वो क्यों करते थे? या राजा है या कोई भी है, वो आम जनता के लोग हैं या फिर जो राजा है वो भूमिदान क्यों कर रहे हैं? तो या तो उनके ये एक तो रीज़न ये होगा कि कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, अब जैसे कि भूमि है वो बंजर पड़ी है, खराब है, तो वो दान कर दी कि किसी गरीब को कि तुम जो है यहाँ पर कृषि कर लो या खेती कर लो। तो ये इस तरीके से भूमि जो कृषि के क्षेत्र हैं, खराब क्षेत्र है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ताकि इसमें इसका अच्छा उपयोग हो सके। या राजनीतिक प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि राजनीतिक प्रभुत्व की राजा है और उसके पास इतनी भूमि है, अपना मतलब दिखावा करने के लिए। ठीक है, अपने जो है अपनी शक्ति को दिखाने के लिए या समर्थन जुटाने के लिए। तो भूमिदान जो है वो समर्थन जुटाने के लिए भी किया जाता था। कैसे? कि जैसे भूमिदान के माध्यम से जो इतिहासकार है वो मानते हैं राजा जो है अपने आप को उत्कृष्ट मानव यानी कि बहुत ही शक्तिशाली मानव, और क्या नाम है, अपना जो जनता के लोग हैं उनसे अपना जो नियंत्रण है वो थोड़ा भी ढीला नहीं करवाना चाहता था। और क्या नाम है, उनको मतलब ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ज़्यादा भूमि है, और जिससे कि हमारे पास भूमि है तो हम ये दान कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जनता जो है वो आकर्षित होगी, जनता को आकर्षित करने के लिए, जनता का समर्थन जुटाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भूमिदान किया जाता था। तो अब इसका भी एक अपवाद है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो भारत के जो गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, ये एक जो है विवाद, ये अपवाद मान लीजिए आप, ये एक अपवाद है कि जो महिलाएं जो है वो भूमिदान नहीं की करती थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो प्रभावती गुप्त हैं ये भी एक अपवाद है कि इन्होंने जो है भूमिदान किया। या तो इन्होंने, ये एक रानी थी इसलिए इन्होंने भूमिदान जो है वो किया होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नगर और व्यापार के बारे में। ठीक है, नगर एवं व्यापार या नए नगरों के बारे में। ठीक है, तो अधिकतर जो नगर हैं महाजनपदों की राजधानी और जो राजधानी थे, और सभी नगर जो संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। जो महाजनपद होते थे वो राजधानी होते थे, और जो नगर होते थे वो संचार मार्गों के किनारे बसे होते। जैसे कि पाटलिपुत्र बसा था नदी मार्ग के किनारे, उज्जैनी जो था भूतल मार्ग के किनारे, पुहार और समुद्र तट के किनारे, और कुछ शहर ऐसे थे जो व्यावसायिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे तरीके के केंद्र थे। ठीक है, जिसका एक जो उदाहरण है वो है मथुरा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो नगरीय जनसंख्या या फिर सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार, जो शासक या राजा होते थे वो किलेबंद शहरों में रहते थे। ठीक है, और उत्तम श्रेणी की मिट्टी के कटोरे, थालियाँ जिन पर चमकदार कलई चढ़ाकर बनाए जाते थे उन्हें प्रयोग करते थे। इन्हें उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता था। ठीक है, तो जो शासक होते थे और वो किलेबंद शहरों में रहते थे, और जो क्या करती थी, जो वो उत्तम श्रेणी के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी कि अच्छे बर्तनों का, मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर उनके ऊपर काले रंग की कलई चढ़ा दी थी जाती थी, यानी कि काले रंग से उन्हें पॉलिश कर दिया जाता था, और इन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी कृष्ण मर्जित। ठीक है, मर्जित पात्र ये कहा जाता था इन्हें। ठीक है, उत्तरी कृष्ण मर्जित मर्जित पात्र के नाम से इन बर्तनों को जाना जाता था।
ये आपका 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए याद रखना। तो ये क्या है अब इसमें कि इनका प्रयोग जो है वो धनी लोग ही करते थे, ठीक है, क्योंकि ये उत्तम किस्म के बर्तन थे तो महंगे भी मिलते होंगे, ठीक है, तो इनका जो प्रयोग है वो धनी लोग ही करते थे। अभिलेखों से शहरों अभिलेखों और शहरों में रह अभिलेखों से शहरों में रहने वाले लोगों का वर्णन जो है, मतलब कि जो अभिलेखों से पता चलता है कि शहरों में जो लोग हैं वो कौन कौन रहते थे। जैसे कि धोबी रहते थे, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, अधिकारी, लोहार, गुरु, व्यापारी आदि का वर्णन मिलता है। तो यानी अभिलेखों से पता चल रहा है कि शहर में कौन कौन से लोग रहते थे। तो अब क्या है व्यापारी, अब श्रेणी किसे कहा जाता है, तो व्यापारी संघ को श्रेणी कहा जाता है। जो व्यापारियों का संघ होता है उन्हें श्रेणी कहा जाता है। तो जो ये श्रेणियां हैं ये कच्चा माल खरीद कर और उनसे जो है सामान तैयार कर कर बेचती थी, ठीक है, श्रेणियां क्या करती थी, कच्चा माल खरीदती थी और सामान बनाकर बेचती थी। तो अब ये है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापारी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आ सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप के बाहर का जो व्यापार है वो कैसे होता था। तो जो उपमहाद्वीप के बाहर का व्यापार है वो जल मार्गों के द्वारा होता था। तो जल मार्गों के द्वारा होता था, तो नदियों तथा स्थानीय व्यापार से किया जाता था, और विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता था, ठीक है। जो क्या नाम है वहाँ पर स्थानीय व्यापार होता था वो कैसे होता था, नदियों द्वारा हो जाता था, और जो विदेशी व्यापार है वो समुद्रों के द्वारा होता था। विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी जल मार्गों से चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार होता था, ठीक है, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों से तक व्यापार होता था, यानी कि विदेशों में भी व्यापार होता था। अब जैसे कि ये मान लीजिए अरब सागर, यहाँ पे ये एक ये वर्ल्ड का मैप मान लीजिए, एक रफली ऐसी बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है। तो ये एक रफली मैंने एक मैप बना दी है ऐसी फटाफट से। तो ये वर्ल्ड का मैप हो गया, यहाँ पर अरब सागर आ गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, इंडिया है ना, यहाँ पर अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये हो गया अब पश्चिम एशिया तक, ठीक है, पश्चिम, अब एशिया मतलब यहाँ पर चीन वीन ये जितने भी हैं, यहाँ पर मान लीजिए चाइना है, ठीक है। ये गंदा सा हो गया डायग्राम, पर फिर भी आप कोशिश करिए ज़रा समझने की। एक बार आपको जब मैं मैप की वीडियो बनाऊंगी तब भी आपको मैं अच्छे से वर्ल्ड का मैप दिखा के बता दूंगी। अभी मैंने मैप लिया नहीं है, तो थोड़ा सा इसी में कोशिश करिए। समझिए कि यहाँ पर इंडिया है, एक मिनट, हम्म, यहाँ पर जो है इंडिया है, ये मान लीजिए आप इंडिया, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर चाइना, ठीक है। तो जो है इनका भी व्यापार होगा, ठीक है, चाइना से, और क्या नाम है, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब इन सारी जगहों से विदेशियों का जो व्यापार है वो होता रहता था। मैं आपको जब मैप बनाऊंगी तब अच्छे से एक बार बता दूंगी, जब अगली वीडियो बनाऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो विदेशी व्यापार है वो विदेशों से होगा, ठीक है, जिसमें कि चाइना और क्या नाम है दक्षिण पूर्व एशिया, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इतना आप लिख देना, ठीक है। अब पैदल फेरी द्वारा व्यापार यह है कि भूमार्गों से जो पैदल फेरी वाले व्यापारी होते थे वो स्थानीय व्यापार करते थे, ठीक है। बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों से व्यापार, भारी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों का जो प्रयोग है सामान लाद कर जो है इस्तेमाल किया जाता था, कहाँ पर, भूमार्ग पर, ठीक है। व्यापारिक जातियाँ, तो व्यापारिक बहुत सारी जातियाँ होती है, जैसे कि मस्त्यूवन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, एक मस्त, ठीक है, एक ये जाती है मस्त्यूवन, ठीक है, एक आध बार लिख लेना तब याद हो जाएगी, तमिल की है ये, ठीक है, तमिल। और क्या है, सत्यवाहा, सेट्टी, ये नाम की जो व्यापारियां जाति होती थी, ठीक है। सत्यवाहा तो आप ही लिख लेंगे, ये एक थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। सत्यवाहा और सेट्टी ये जो है ये व्यापारिक जातियां होती थी। व्यापार की वस्तुएं,
तो कुछ व्यापार की वस्तुएं होती थी जिनके साथ व्यापार होता था, जैसे कि नमक, अनाज, धातु और अनेक तरह की वस्तुएं होती थी, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, भट्टी, वो सॉरी जड़ी बूटी, ठीक है। सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। और आपको ये भी पता होगा कि रोमन साम्राज्य से काली मिर्च और कपड़ों और जड़ी बूटियों का जो है भारी मांग थी रोमन साम्राज्य में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है व्यापार होता था, ये व्यापार की वस्तुएं थी। अब हम पढ़ेंगे सिक्के और राजाओं के बारे में। तो सिक्के और राजाओं के बारे में, यानी कि कौन से सिक्के किस राजा ने चलाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्कों का जो प्रचलन से क्या हुआ, विनिमय जो है वो सरल हो गया। यानी कि वस्तु विनिमय होता था जब सिक्के नहीं थे, उससे पहले क्या होता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता था, दिया जाता था, ठीक है, इस तरीके से। पर जब सिक्के चलने लग गए तो ये जो समस्या थी ये खत्म हो गई, विनिमय जो है वो आसान हो गया, लेन देन आसान हो गया। विनिमय का मतलब लेन देन। सबसे पहले तांबे और चांदी के जो है आहत सिक्कों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए गए, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। कुषाण राजाओं ने अपने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाण राजाओं ने चलाए। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जो है वो सबसे भव्य जारी किए। सबसे पहले जो है सबसे भव्य सोने के सिक्के किसने जारी किए, गुप्त शासकों ने। अब आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने, कुषाण राजाओं ने। पर अगर ये आ जाए कि सबसे भव्य सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो थे गुप्त शासक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आहा सिक्कों के बारे में। तो आहा सिक्के का मतलब ये हो गया कि सिक्कों पर जो है सिक्कों पर प्रतीकों यानी कि चिन्हों को आहत करके बनाया जाता है, उन्हें आहत किया कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ बना के, जैसे कि ये मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके का ही मतलब आप एक मैप ले लीजिए रफली, ठीक है। और ये यहाँ पर इंडिया का मतलब ये ईस्ट वाले राष्ट्र हो गए, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर एक ये इंडिया बन गया, ठीक है। और यहाँ पर चाइना, ये ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो इंडिया के जो इधर की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है वो अरब सागर, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और क्या होता था, जल मार्ग से चीन और क्या दक्षिण एशिया तक व्यापार होता था, ठीक है। चीन, अब यहाँ पर बाकी का जो हिस्सा है ये जो मिला हुआ नहीं है, तो ये जलमार्ग ही तो है। जो जो हिस्सा मिला हुआ नहीं है वो जलमार्ग ही तो है। तो ठीक है, चीन और दक्षिण एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, नेपाल, भूटान। अब ये इंडिया है तो इसके बराबर में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। ये सारे जो देश हैं ये दक्षिण एशिया, वो दक्षिण पूर्व के देश हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है व्यापार होता था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।